हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल फोस्टर एकेडमी। आई होप यू वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल। स्वागत है आपका इस क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी संविधान। संविधान, अब इसके बारे में बात करेंगे। फ्रेमिंग एंड अडॉप्शन, यानी इसका निर्माण कैसे हुआ और इसके निर्माण के जो चरण थे या फिर आप कह सकते हैं पूरा प्रोसेस था, वो क्या क्या था। इसको अडॉप्ट करने से रिलेटेड कुछ प्रावधान हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि जितने भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं शॉर्ट में हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही ज़्यादा लेंथी टॉपिक को हम नहीं करने वाले और बहुत ईजी तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इंट्रोडक्शन में देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो है संविधान। तो एक लोकतांत्रिक देश में संविधान का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ये एक ऐसी रूल बुक है जिसके अंदर सब कुछ मेंशन होता है कि कोई देश किस तरीके से काम करेगा, वो इसमें मेंशन होता है। इसके अलावा यहाँ पर ये भी मेंशन होता है कि लोगों के क्या अधिकार हैं, क्या राइट्स हैं, और सरकार को क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, इसमें सब कुछ दिया होता है। और इसीलिए जहाँ पर संविधान होता है वहाँ पर निरंकुशता का कोई सवाल उठता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ पहले से क्लियर होता है कि देश कैसे चलेगा। तो एक तरीके से देश को चलाने के लिए एक बुक है जिसके अंदर सारे रूल्स मेंशन है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो संविधान जो है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी देशों को। दूसरी बात कि इसको कह सकते हैं कि कौन बनाता है, कैसे बनाते हैं, इसके मूल्य क्या है, यानी ये जो संविधान है, ये जो दस्तावेज है, ये जो डॉक्यूमेंट है, इसके मूल्य क्या है, इसके वैल्यूज़ क्या हैं। इसके अलावा क्या इसमें कोई परिवर्तन पॉसिबल है, या इसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए हम स्टार्ट कर लेते, टॉपिक स्टार्ट करते हैं संविधान के साथ। संविधान किसका? संविधान दक्षिण अफ्रीका का। तो दक्षिण अफ्रीका का नाम आते ही सबसे पहले आपके दिमाग में एक वर्ड आता है रंगभेद, क्योंकि विशेषतः इस ही देश में सबसे ज़्यादा ये देखने को मिला है रंगभेद। इसके अलावा महात्मा गांधी का नाम भी आपने कई बार सुना होगा इससे रिलेटेड, क्योंकि एक इंसिडेंट था जिसमें कि वो बताते हैं कि वो एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहे थे दक्षिण अफ्रीका में, और वहाँ पर उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। किस लिए? सिर्फ रंग भेद की वजह से, है ना। तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी मूवमेंट स्टार्ट कर दिए थे, और दक्षिण अफ्रीका में काफ़ी टाइम पहले से ये चीज़ें शुरू हो चुकी थी। 1950s के टाइम से शुरू हो गई थी, क्योंकि रंगभेद ऐसी चीज़ नहीं है कि एक दिन में कोई एक रूल बना और फिर ख़त्म हो गया। कोई भी भेद हो, कोई भी भेदभाव हो, उसे खत्म करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आप पॉलिटिकली रूल्स भी बना दोगे उस चीज़ को खत्म करने के लिए, तो भी सोशली बहुत जल्दी से एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाती। इसके लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। तो नस्ल पर आधारित भेदभाव को ही रंग भेद कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और नाम आप देखते हो, कौन सा नाम है ये है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, इनकी पिक्चर है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेल्सन मंडेला। अब देखिए, नेल्सन मंडेला से रिलेटेड अगर आप बात देखेंगे तो इनका स्ट्रगल आप देखेंगे अपने इस रंग भेद को हटाने के लिए, है ना। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये जैसे इंडिया में उपनिवेशवाद आया था, यानी बाहर के लोगों ने आकर इंडिया पर कंट्रोल किया था, सेम यही सिचुएशन दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। लेकिन इंडिया का हाल ये था कि यहाँ पर इस तरीके की सिटीजनशिप देखने को नहीं मिली जैसे दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिले। वहाँ पर लोग बसने लगे, रहने लगे, और धीरे धीरे ये जो रंग भेद वाला मामला है बढ़ता चला गया, और सेपरेशन की भावना आने लगी, जिसको पृथक्करण की नीति भी कहते हैं, या फिर सेपरेशन कह सकते हैं, पृथकवाद भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ आने लगी सोसाइटी में, और यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हो गई सोसाइटी, श्वेत और अश्वेत, जिसको गोरा या काला कह के बोला जाता था। इसके अलावा एक मिश्रित वर्ड भी यूज हुआ है जिसमें कि भारतीय भी शामिल थे, और इनको रंगीन चमड़ी वाला बोला जाता था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी, वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। अब ऐसा था कि आंदोलन चलाया नेल्सन मंडेला ने। तो आंदोलन चलाने, क्योंकि रंगभेद के अगेंस्ट उन्होंने इतना सब कुछ किया था, मतलब विरोध प्रदर्शन किया था, तो उनको जेल भेज दिया गया। तो 1964 में उनको सबसे खतरनाक जेल वहाँ की रोबेन द्वीप में भेजा गया, और उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। कैसी? उम्र कैद की इनको सज़ा दी गई। और इनके साथ इनके और भी मतलब जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसमें आंदोलन में, कुछ और लोग भी थे जिनको जेल भेज दिया गया था। तो उम्र कैद की सज़ा हुई, काफ़ी ज़्यादा आंदोलन बढ़ता ही चला जा रहा था। सरकार को क्या करना पड़ा, कुछ चीज़ें इनकी एक्सेप्ट करनी पड़ी, और फाइनली 28 साल बाद
इनको जेल से रिहा कर दिया गया, ठीक है, छोड़ दिया गया। तो कह सकते हैं कि 28 साल तक ये जेल में रहे, इनका कितना बड़ा स्ट्रगल रहा। लेकिन एक डेट आपको और याद रखनी है, 26 अप्रैल 1994, ठीक है, 26 अप्रैल 1994 ये वो टाइम था कि इसकी मध्य रात्रि में दक्षिण अफ्रीका क्या बना, गणराज्य बना। यानी अब इसको पूरे तरीके से फ्रीडम मिल चुकी थी और सारा कंट्रोल दक्षिण अफ्रीका के पास में था, उसकी सरकार का सारा कंट्रोल उसके खुद के पास था। तो इस तरीके से हमने देखा कि जैसे इंडिया में उपनिवेशवाद था, यहाँ पर भी बाहर के लोगों ने कब्जा किया, ऐसे ही सेम सिचुएशन दक्षिण अफ्रीका में थी। लेकिन यहाँ पर डिवीजन देखने को मिला, यहाँ पर सेपरेशन देखने को मिला श्वेत और अश्वेत लोगों में। हालांकि अगर हम संख्या की बात करें तो यहाँ पर अगर हम संख्या की बात करें तो बहुसंख्यक थे, ये अफ्रीका के ही लोग थे, और अल्पसंख्यक जो लोग थे वो बाहर से आए हुए लोग थे, ठीक है, या फिर श्वेत। तो यहाँ पे क्या चीज देखने को मिली है कि बहुसंख्यक वर्ग भी है अफ्रीका का और अल्पसंख्यक है गोरे जो रूल कर रहे थे। लेकिन सेपरेशन इतना ज़्यादा हो गया था कि सोसाइटी में कहीं भी बैठने के लिए भी सीट रिजर्व की हुई हैं कि यहाँ पर सिर्फ हमारे लोग बैठेंगे, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत देखने को मिली। उनके लिए राइट टू वोट तो कुछ था ही नहीं, यानी वोट देने का भी उनको अधिकार नहीं था। ये स्ट्रगल 1950 के आसपास शुरू हो चुका था, लेकिन फिर भी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ पर आपको एक पार्टी, एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से याद कर लेना है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें काफ़ी सारी पार्टीज एक साथ आई, कम्युनिस्ट पार्टी भी इसके साथ आई और बाकी कुछ और भी संगठन थे वो भी इसके साथ है, और इस संगठन के साथ ही जुड़कर फिर उन्होंने इस चीज़ को और आगे तक फैलाया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे एक चीज़ और है, आज के टाइम का जो दक्षिण अफ्रीका है उसको इंद्रधनुषी दक्षिण अफ्रीका कहा जाता है, ठीक है। और उसने अपने आप को इंद्रधनुषी देश क्यों बोला, क्योंकि वहाँ के लोगों को जब स्वतंत्रता मिल गई थी तो जब वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ तो यहाँ पे जो गोरे लोग हैं इनको बोला गया कि आप भी यहाँ पर रह सकते हो, जिस तरीके से हम रह रहे हैं उसी तरीके से आप भी यहाँ पर रह सकते हो और आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। यहाँ तक कि नेल्सन मंडेला ने जो अश्वेत लोग थे वहाँ के उनसे बोला, उनसे रिक्वेस्ट की कि ऐसा है कि कोई बात नहीं, जो उन्होंने अत्याचार किया अब उनको भूल जाओ और हमें सभी को इक्वालिटी के साथ रहना है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, चाहे काला हो या गोरा, कुछ भी टाइप हो, सबको एक साथ ही रहना है और हम एक अलग ही तरीके का इन्वायरमेंट यहाँ पर क्रिएट करेंगे। और यही चीज़ आगे बढ़ाई और दक्षिण अफ्रीका का जो कह सकते हैं प्रस्तावना है, इसमें भी आपको ये बात देखने को मिलेगी कि इन्होंने जो भेदभाव के खिलाफ आंदोलन चलाया था इसका कितना असर पड़ा था। और इनकी एक वाक्य है जिसमें इन्होंने कहा है कि हम क्या करेंगे, हम इतिहास और भविष्य को इन दोनों का ही ख्याल रखेंगे, इन दोनों की बातें अपने दिमाग में रखेंगे। यानी इतिहास में भेदभाव की वजह से, रंग भेद की वजह से जो आपस में लड़ाई झगड़े हुए और प्रोग्रेस रुक गई, चीज़ें बहुत ख़राब हुई, देश टूट गया और एक मानवता का भी कह सकते हैं कि इसमें बहुत बड़ा नुकसान था। किसी इंसान को आप मानव इंसान ही ठीक से नहीं समझ रहे हो। रंग भेद करने का मतलब है क्या है, सरकार आपसे ये बोल रही है कि हम सामने से तुम्हें बोल रहे हैं कि रंग के आधार पर तुम्हारे साथ हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, और इसमें वो व्यक्ति जिसका वो पर्टिकुलर कलर है वो क्या सोचेगा कि मैंने भगवान से कलर को मांगा थोड़ी ना है, और कलर क्या मैटर करता है, सबका सेम ही कलर है, ये सिर्फ स्किन का ही तो टोन है, कलर ही तो है, बाकी सब तो इमोशंस है, सारी चीज़ें सब कुछ तो सेम है ना। हर इंसान अलग तरीके से, अच्छे बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं इंसान, बुरे भी होते हैं, लेकिन सिर्फ स्किन के कलर को देखकर अगर आप भेदभाव कर रहे हो तो बहुत ही गलत चीज़ है। तो इन्होंने बोला था कि इतिहास और भविष्य, जो इतिहास में हमने गलतियां की थी, जो भी मिस्टेक्स की थी, उनको हमें रिपीट नहीं करना है और हम जिस तरीके से सबको साथ में लेके चल रहे हैं वही चीज़ भविष्य में भी हमें रखनी है। तो इस तरीके की मेंटालिटी थी। ऐसा संविधान तो कहीं बना ही नहीं जहाँ पर जिस इंसान ने ही हमारे साथ बुरा करा हो उसको भी हम साथ लेके चल रहे हैं, है ना। तो कितनी बड़ी सोच रही होगी इनकी, और जिन लोगों ने माफ़ कर दिया उनकी कितनी बड़ी सोच रही होगी कि चलो ठीक है, कंट्री तो अब आज़ाद हो गई, लेकिन जो यहाँ पर बस गया है बसे रहो, कोई चिंता वाली बात नहीं, हम लोग साथ में रहेंगे सब, है ना। कुछ इस तरीके की यहाँ पर सिचुएशन थी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं। नया संविधान बनने की बात आई और नए संविधान में हम क्या देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है, इन्होंने अपने आप को इंद्रधनुषी देश कहा, यानी कोई कहीं का भी इंसान यहाँ पर रह रहा है, सबको इक्वल राइट्स हैं, सभी को राइट दिए गए हैं, हमने किसी को भी वंचित नहीं किया राइट टू वोट से। और नए संविधान में इन्होंने कुछ एक चीज़ें ऐड करी, देखिए क्या था।
नेल्सन मंडेला की फ़ोटो एक और यहाँ पर मेंशन है। सबसे पहली बात तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये पहले राष्ट्रपति थे साउथ अफ्रीका के। दूसरी बात, पॉलिसीज वगैरह काफ़ी चेंज हुई, ठीक है। अब देखिए, जब आंदोलन इतने टाइम से चल रहा था तो जो गोरे लोग थे उन्होंने भी अपनी पॉलिसीज चेंज करी, और चेंज होते होते मूवमेंट का असर जो है वो काफ़ी बड़े लेवल पे देखने को मिला था। तो पॉलिसीज में काफ़ी अब परिवर्तन आ गया था। अब इन्होंने जो संविधान बनाया, तो इन्होंने संविधान के अंदर किया क्या था, क्या चेंजेस ये लेकर आए थे। देखिए, जो डिस्क्रिमिनेशन यानी जो भेदभाव वाले जो लॉज थे, जो कानून थे, उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ऐसे कानूनों को बिल्कुल हटा दिया गया जो भेदभाव कर रहे थे लोगों में। दूसरी बात थी सेंसरशिप। सेंसरशिप को लेके भी काफ़ी प्रॉब्लम थी कि सेंसरशिप में क्या होता है, एक पर्टिकुलर जो मीडिया होती है, जो न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं, उसमें आप सरकार के बारे में कुछ भी बुरा नहीं छाप सकते। और मतलब कुछ एक खबर होती है जो एक तरीके से कह सकते हैं कि सरकार की सच्चाई नहीं बता सकते। और सेंसरशिप का खत्म होने का मतलब कि अब मीडिया एकदम फ्री है, वो सरकार के बारे में अच्छा कर रही है तो अच्छा बोल सकता है, और बुरा करे तो उसकी आलोचना भी करने का उसको राइट है, ठीक है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, यानी जो राजनीतिक दल थे जिनको एक तरीके से जिनकी वैधता छीन ली थी पहले उन लोगों ने, वो उनको वैधता वापस दे दी गई, यानी अब वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे उन्होंने क्या किया। 1994 में यहाँ पर गणराज्य आया, ठीक है, या कह सकते हैं गणतंत्र आया। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। 1994 में आपसे ये पूछा भी जा सकता है कौन से ईयर में। तो यहाँ पर एक लोकतांत्रिक देश बन चुके थे गणतंत्र के साथ 1994 में, और ये पहले प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, ठीक है। इंद्रधनुषी देश इसको कहा जाता है साउथ अफ्रीका को, क्योंकि यहाँ पर सभी इक्वालिटी के साथ रहते हैं। अब यहाँ पर राइट टू वोट से रिलेटेड कुछ चीज़ है, जैसे कि साउथ अफ्रीका को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, लिख ही देती हूँ यहाँ पर। देखिए, राइट टू वोट तो हर कंट्री में थे, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस थी कि भाई ये लोग दे सकते हैं, वोट कर सकते हैं पढ़ने लिखने के आधार पर, और बहुत ही सारे आधार बनाए गए थे जिन पे कि लोगों को राइट टू वोट नहीं दिया गया था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया था जब सभी लोगों को राइट टू वोट दे दिया गया था, ठीक है, क्योंकि आंदोलन चला था भाई, इस चीज़ के लिए भी आंदोलन करना पड़ा था लोगों को कि हमें मत देने का अधिकार होना चाहिए, हमें भी कंट्री में राजनीति में पार्टिसिपेट करने का राइट होना चाहिए। तो साउथ अफ्रीका में ये राइट लोगों को कब मिला, 1994 में, ठीक है, 1994 में। अमेरिका को ये राइट कब मिला, मतलब अमेरिका ने अपने लोगों को ये राइट कब दिया, 1965 में। ब्रिटेन ने ये राइट दिया 1928 में। रशिया ने ये राइट अपने लोगों को कब दिया, 1917 में। और न्यूजीलैंड ने ये राइट कब दिया था, 1893 में। या फिर आपको ये याद रखना है कि न्यूजीलैंड ने सबसे पहले ये अधिकार अपने देश के सिटीजन्स को प्रोवाइड कराया था, राइट टू वोट, ठीक है, यानी वोट देने का अधिकार। ये सब चीज़ें अब हो गई हैं। अब देखते हैं आगे। प्रस्तावना बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है इस कंट्री की, क्योंकि डाइवर्सिटी के बावजूद भी कैसे इक्वालिटी लाई जाए, कैसे सभी को साथ रखा जाए, ये इसकी प्रस्तावना में मेंशन कर दिया गया था, ठीक है। इतिहास और भविष्य, जैसे मैंने आपको बताया, दोनों ही साथ में लेके चलने की यहाँ पर बात की गई इसके प्रस्तावना में, ताकि लोगों को हमेशा याद रहे। जैसे कि अब हमारे देश की प्रस्तावना है ना, हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है, ऐसे ही यहाँ का भी है, ताकि लोगों को हमेशा याद रहे कि उनका इतिहास क्या था। अब देखिए, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें संविधान की आवश्यकता है। सपोज एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर एक रूल बुक है जिसका नाम है संविधान, जिसके हिसाब से पूरा देश काम करेगा, और सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं जो उसमें मेंशन है। अगर उसके अगेंस्ट काम किया जाता है तो उनके खिलाफ फिर कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा सरकार द्वारा। तो यहाँ तक कि जो सरकार है वो भी चीज़ों से भाग नहीं सकती, यानी सरकार के लिए भी लिमिटेशन डिसाइड कर दी गई है कि सरकार ताकि निरंकुश ना बन सके। तो संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी किसी कंट्री को, देखते हैं। विश्वास और सहयोग बना रहेगा इसकी वजह से। देखिए, मैंने बोला कि एक राजा है, राजा ने जनता से एक वादा किया या फिर एक प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, ठीक है, और कभी भी किसी सिर्फ अपराधी जो होंगे, जब वो अपराधी प्रूव हो जाएंगे उसके बाद ही उनको सज़ा दी जाएगी, और जो कह सकते हैं कि जो बेगुनाह लोग हैं उनको कभी किसी सज़ा, कोई भी तरीके की सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन एक केस होता है कुछ, और वहाँ पर
किसी भी तरीके से कुछ चीज़ हो जाती तो राजा ने बोला था कि मैंने ये थोड़ा ना कहा था कि इस सिचुएशन में, मतलब राजा अचानक से उसने हालात चेंज कर दिए, ठीक है, वक्त बदल दिया, हालात बदल दिया, कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, तो राजा ने जो कहा था वो बात नहीं मानी और वो पलट गया और कंट्री में कुछ गलत हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ये बात एग्जाम्पल से समझ आ गई होगी, ये राजा ने जनता से कुछ वादा किया, लेकिन जब वो वादा निभाने की बात आई तो फिर उसके लिए उसने ठीक तरीके से एक्शन नहीं लिया। तो राजा ने बोला मैंने लिख कर थोड़ी ना दिया था ये चीज़, बताओ मैंने कहीं लिखी थी, बताओ लिखा मैंने कहीं कि मैं ये चीज़ करूँगा? तो लोगों ने बोला नहीं। तो फिर आगे यही चीज़ हुई कि चलो ऐसा करते हैं, हम लिख ही देते हैं, ठीक है, हम सारे रूल से काम करते हैं, लिख ही देते हैं, और फिर बाद में कोई राजा कोई प्रजा कोई कुछ नहीं कह पाया कि कहाँ लिखा है। लिखा है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है, हमारे संविधान में ये चीज़ लिखी है, तभी तो हम लोग इतना ज़्यादा फ्री फील करते हैं ना कि हमारे पास संविधान है, कितना इंपॉर्टेंट डे है ना। तो लोगों का विश्वास और सहयोग होना ज़रूरी है। जब लोग सभी एक बात पे एग्री करेंगे, विश्वास करेंगे सारे के सारे नियम कानून बनने के ऊपर, जैसे कि भारत के बारे में बात करें तो यहाँ पर जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो लोगों का, सभी लोगों का पार्टिसिपेशन किसी न किसी तरीके से था ही, वो इस तरीके से नहीं था जैसे आज के टाइम में अगर देखा जाए, लेकिन उस टाइम में भी जब संविधान बनाने की बात हो रही थी तो सभी लोगों का एक तरीके से पार्टिसिपेशन हुआ था संविधान बनाने में। तो एक तरीके से विश्वास और सहयोग विकसित होता है। इसकी वजह से कोई भी संविधान तभी टिक सकता है जब सभी लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करें। अगर संविधान के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर बात ही कुछ हो ही नहीं सकती। सरकार का गठन कैसे होगा, संविधान में मेंशन होता है ना सब कुछ, इसलिए हमें संविधान की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें लिखा होता है कि सरकार कैसे गठित होगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोसेस कभी भी चेंज कर दोगे, नहीं, संविधान में ये चीज़ मेंशन है कि सरकार ऐसे बनेगी, एक पर्टिकुलर प्रोसेस होगा तो उस तरीके से सरकार बनेगी, तो वो निरंकुश हो ही नहीं पाएगी, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिमिटेशन ज़रूर होंगे। अधिकारों की सीमा निर्धारणी मैंने आपको पहले ही बताया, ताकि निरंकुश शासन होने से हमेशा बचा रहे देश, और यहाँ के लोग और यहाँ के जो नेता होता है वो निरंकुश ना हो जाए, इसलिए अधिकारों की सीमा डिसाइड की गई। यहाँ तक कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और हर एक कह सकते सरकार का हर एक अंग जो है उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, उसको सीमा के अंदर लाया गया है, यानी एक दायरे में लाया गया है, उससे बाहर जाकर वो काम नहीं कर सकता। अच्छे समाज का निर्माण, एक अच्छे समाज का निर्माण तो तभी होगा जब रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आप चलोगे। आप अगर अपनी लाइफ को देखो, अगर आप एक अच्छे प्रोसेस में चीज़ें कर रहे हो, आप एक रूटीन लाइफ जी रहे हो, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई रूटीन नाम की चीज़ नहीं है तो फिर वो व्यवस्थित नहीं रहेगी आपकी लाइफ, है ना। तो ऐसे ही संविधान जो है वो एक देश को व्यवस्थित तरीके से चलाने का काम करता है, आप ये चीज़ कह सकते हो। हमें जीने का अधिकार भी दिया है भाई, खाना पानी और हॉस्पिटल वगैरह में जाने के लिए, ये भी हमारे राइट टू इसमें आते हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, राइट टू लिव के अंदर आते हैं आर्टिकल 21 के अंदर। इसके अलावा हमें पढ़ने का अधिकार दिया गया है भाई, और क्या लोगे। तो इतने सारे तरीके के राइट्स हमें दिए गए हैं, हर एक छोटी छोटी चीज़ का के बारे में इन सब लोगों ने सोचा और फिर उसको लिख दिया कि हाँ भाई, अब खुद सोचो ना, लिखने की ज़रूरत पड़ रही है कि हाँ जीने का भी जीवन का अधिकार है, ये सब भी है कि दवाइयाँ मिलनी चाहिए, ये भी अधिकार के अंतर्गत आती है। बहुत सारी चीज़ें, एक निजी, आपको पता होगा कि प्राइवेट लाइफ का भी एक हमारे पास एक राइट है, ठीक है, निजी जीवन का अधिकार। तो बहुत सारी चीज़ें, हमें राइट्स भी बहुत सारे मिले हुए हैं। तो अच्छे समाज के निर्माण के लिए भी एक बढ़िया से संविधान की ज़रूरत होती ही है। अब हम बात करेंगे भारत का जो संविधान है उसके निर्माण की। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनने के पीछे क्या क्या चीज़ें थी, आपको पता ही है कि देश सबसे पहले हमने काफ़ी स्ट्रगल किया। सबसे पहली बात तो यही थी, यहाँ पर संविधान तो बहुत बाद में था। सबसे पहले तो खुद को ही पहचाना हमने कि हम गुलाम हैं। सबसे पहले तो यही समझ में नहीं आया था कि गुलाम है, लेकिन जब धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि गुलाम है, फिर उस चीज़ से निकलने की कोशिश होने लगी। यानी स्वतंत्रता आंदोलन चला, फिर वो भी व्यवस्थित तरीके से नहीं चल रहा था। धीरे धीरे कांग्रेस आई 1885 में। उसके बाद कांग्रेस का स्टार्टिंग में बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं थी कि हमें स्वतंत्र होना है, उसने कुछ डिमांड्स रखी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे करके समझ में आने लगा, एक्सट्रीमिस्ट आने लगे। उसके अंदर भी, पार्टी के अंदर भी बहुत सारी विचारधाराएं होने लगी, पार्टी में सेपरेशन भी देखने को मिला, फिर सब एक साथ आ गए। तो बहुत लंबा प्रोसेस गया। इस प्रोसेस के बाद लोगों को फ्रीडम मिली, और फ्रीडम मिलने के बाद ये वाला नेक्स्ट लेवल आया कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको बोलते हैं संविधान। तो जो देश के नागरिकों के लिए सबसे सही चीज़, बेस्टेस्ट जो था ना, द बेस्ट, वो वाली चीज़ निकाल कर लेकर आए और उसको संविधान के अंदर लिख दिया कि हाँ भाई ठीक है, ये चीज़ है, ये चीज़ होनी। जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था को ही ले लो, तो ये पंचायती राज यानी लोकल जो गवर्नमेंट की बात हुई है लोकल लेवल पे, ये पहले से ही है। गांधी जी ने भी इसके बारे में बात की है, और संविधान के अंदर तो नहीं था पहले इस तरीके से, संविधान में मेंशन नहीं था, लेकिन
बाद में 73rd अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद ये चीज़ सब चीज़ें संविधान में जब आई उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था ठीक तरीके से काम करने लगी। नहीं तो कभी इलेक्शन हो रहे हैं, कभी नहीं हो रहे हैं, कभी तो ऐसे ही बन गए, सरपंच किसी को बना दिए, तो ये चीज़ थी, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन जब से पंचायती राज व्यवस्था संविधान में मेंशन कर दी गई तब से कुछ अच्छे तरीके से काम होने लगा, तो समाज का निर्माण हुआ ना, तो ये वाली चीज़ है। तो हमारे देश में जो संविधान है उसके निर्माण को बनाने के लिए सबसे पहले तो बहुत सारी चुनौतियां थी, जिसकी बात मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। फ्री होने के बाद डाइवर्सिटीज़ को समझना कि भाई विविधता का देश है, बहुत सारे कल्चर हैं यहाँ पर, किसी की कल्चर को ठेस ना पहुँचे, धर्मनिरपेक्षता वाली सिचुएशन थी। तो सबको साथ में कैसे लाया जाए, कुछ ऐसा कैसे बनाया जाए कि सबको फ़ायदा हो। ये संविधान सबको फ़ायदा देने के लिए तो बना है, कुछ नुकसान वाली चीज़ तो इसके अंदर है ही नहीं, है ना। अमृत की तरह ये तो किसी भी देश में होना मतलब अमृत मिलना है, मिलने जैसा है। पार्टीशन की समस्या हुई थी, आप सभी को पता ही है, पार्टीशन हुआ था देश में, उसकी वजह से अस्त व्यस्तता बहुत ज़्यादा हो गई थी, कितने लोग मरे थे, इधर से उधर जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पैसे का नुकसान है, जान माल की हानि भी बहुत ही बड़ी त्रासदी के तौर पर देखा गया पार्टीशन को। लेकिन हुआ पार्टीशन, और उसके बाद फिर संविधान सभा में भी देखने को मिला कि वहाँ के जो संविधान सभा के मेंबर थे वो फिर पाकिस्तान वाला एरिया क्योंकि उधर चला गया था, तो फिर उधर के मेंबर्स भी नहीं आ पाए थे, तो वो संख्या पे भी असर पड़ा। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू जी ने और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने मिलकर भारत का एक रफली एक संविधान लिखा, और 1931 में कौन सा अधिवेशन हुआ था कराची अधिवेशन, ठीक है। 1931 में हुआ था कराची अधिवेशन, इसमें ड्राफ्ट रखा गया। देखिए क्या होता था, अब अधिवेशन जो सुनते हो ना, ये कांग्रेस के अधिवेशन, ये एक तरीके की प्लानिंग होती थी कि कैसे काम करना है। सपोज कोई चीज़ हुई है, जैसे कि आपने आंदोलन के बारे में भी सुना होगा, जैसे खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, तो ये जब शुरू होने होते थे आंदोलन वगैरह, तो सबसे पहले एक मीटिंग होती थी जिसमें सभी डिसाइड करते थे कि कैसे कैसे प्लानिंग करनी है। तो ये चीज़ धीरे धीरे बड़े लेवल तक पहुंची, है ना। तो 1931 में कराची अधिवेशन में इस पूरे मतलब ये जो संविधान की एक रूपरेखा थी, एक ड्राफ्ट था, उसको रखा गया। आगे चलते हैं, इस बारे में और भी बात करेंगे, पर कुछ इंपॉर्टेंट नेम देख लेते हैं। जी दुर्गाबाई देशमुख, ये इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जो सभी को पता होने चाहिए अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो नहीं भी कर रहे हैं तो भी एक सोशल साइंस का टीचर होने के नाते आपको इतना तो पता होना ही चाहिए। दुर्गाबाई देशमुख, इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ, वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता, आंध्र महिला सभा की संस्थापक थी और कांग्रेस की सक्रिय नेता भी, बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष बनी। बलदेव सिंह, इनका जन्म हरियाणा में हुआ और ये सफल उद्यमी थे और पंजाब विधानसभा में भी पंथक अकाली पार्टी के नेता थे। इसके बाद संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत किए गए थे और बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री बने थे। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, इनका जन्म गुजरात में हुआ था। ये पेशे से वकील और इतिहासकार और एक अच्छे भाषाविद भी थे, कांग्रेसी नेता और गांधीवादी भी थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री भी बने थे। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे ये। और आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि जो महात्मा गांधी थे ये कभी भी कांग्रेस पार्टी के ऐसे मेंबर नहीं बने जैसे अदर थे, मतलब जैसे कि बाकी और पार्टी के सदस्य थे ना, वैसे महात्मा गांधी नहीं थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मतलब कि एक तरीके से कहा जाए कि वो संविधान सभा में इन्होंने डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं लिया महात्मा गांधी ने, ज़्यादातर वहाँ पर कांग्रेस के ही नेता थे, लगभग 82% हो गए थे पार्टीशन के, मतलब जब संविधान सभा का डिवीजन हो गया था ना पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में, तो उसके बाद महात्मा गांधी वाला जो एक पोर्शन है वो भी इम्पोर्टेंट है जहाँ पर। और हाँ, आप जब अधिवेशन पढ़ते हो ना कांग्रेस के अधिवेशन, तो भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। सबसे पहली बार उन्होंने सिर्फ पार्टिसिपेट किया था, अध्यक्षता में शामिल नहीं हुए थे। और एक और अधिवेशन है जिसमें आपको गांधी जी का ध्यान रखना है, जिसमें ये अध्यक्ष के तौर पर आए थे, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल से और अंतरिम सरकार के उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे, शिक्षाविद थे, वकील थे, हिंदू महासभा में सक्रिय थे और बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी ये होकर उभर कर सामने है। भीमराव रामजी अम्बेडकर, और इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, यानी ड्राफ्ट कमेटी, ठीक है। ये क्वेश्चन तो मोस्टली आता ही है, तो सबको पता होना ही चाहिए। जातिगत भेदभाव बंटवारे के खिलाफ अग्रणी आंदोलन इन्होंने चलाया और बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री भी रहे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के भी संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
यहाँ से बन जाता है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे, तो ये थे भीमराव रामजी अम्बेडकर। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, वकील और कांग्रेस के नेता थे, समाजवाद में, लोकतंत्र में, साम्राज्यवाद विरोध के पक्षधर थे। साम्राज्यवाद मतलब कॉलोनीज जो बना लेते हैं, जब एक देश दूसरे देश के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, इस व्यवस्था के पूरी तरीके से विरोध में थे। बाद में भारत के फर्स्ट पीएम भी बने थे सोमनाथ लाहिड़ी। जन्म इनका पश्चिम बंगाल में हुआ था, लेखक और संपादक थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे और बाद में पश्चिम बंगाल विधानसभा में ये सदस्य थे। राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, अगर बिहार वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन होते तो वहाँ पे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, वकील और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार थे। 3 बार कांग्रेस में अध्यक्ष भी बने और बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट बनकर सामने आए। अबुल कलाम आज़ाद, ये इनका जन्म सऊदी अरब में हुआ था, शिक्षाविद थे, लेखक और धर्मशास्त्रों का इनको बहुत ज्ञान था। अरबी के विद्वान थे, कांग्रेसी नेता थे, राष्ट्रीय आंदोलन में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया अच्छे तरीके से। मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के ये विरोधी थे, यानी इन्होंने जो पृथक्करण की जो नीति थी उसके खिलाफ थे ये। बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये शिक्षा मंत्री बने थे। नेक्स्ट है टीटी कृष्णामाचारी, इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, प्रारूप कमेटी के सदस्य थे और उद्यमी थे, कांग्रेसी नेता भी थे और बाद में ये वित्त मंत्री के तौर पर सामने आए केंद्रीय मंत्रिमंडल में। जो प्रस्तावना है कुछ इस तरीके से शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न है, ठीक है, ऐसे करके पूरा का पूरा सेंटेंस है और ये काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, देखिए ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं, संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, यानी इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एक वर्ड है जो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि अब किसी और का कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर कंप्लीटली हमारे ही पास है, कोई और हमारे ऊपर डिसीजन नहीं थोप सकता। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी एक धर्म को लेकर हम प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, क्योंकि हम पंथ निरपेक्ष राज्य हैं तो सभी धर्मों को इक्वालिटी के साथ ट्रीट करेंगे। हमारा देश का कोई एक धर्म नहीं है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि हमारे देश का कोई एक धर्म नहीं है, डाइवर्सिटी वाला देश है, तो सबको अपने धर्मों को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। गणराज्य यानी लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राजा द्वारा। मैंने आपको पहले भी समझाया था, लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का रूल और गणराज्य का मतलब होता है किंग या क्वीन का रूल का खत्म होना। तो जिस कंट्री के सामने रिपब्लिक ऑफ दिस आ जाएगा, इसका मतलब वहाँ राजा रानी रूल कोई भी नहीं है। समाजवादी में इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका जो बंटवारा है वो समानता के साथ ही होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए, यानी जो भी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो इस तरीके से उसके नियम कानून बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो, यानी सबको इक्वालिटी का भाव देखने को मिले। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था सबको पता ही है, लोकतंत्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं, लोगों को अधिकार मिलते हैं, ठीक है। न्याय का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, कि किसी भी चीज़ को लेके जाति, वर्ग, धर्म, लिंग, किसी भी आधार पर, मेल है, फीमेल है, कुछ भी है, कोई भेदभाव नहीं होगा, न्याय सबके लिए बराबर है। इसके बाद स्वतंत्रता सबको पता ही है, फ्रीडम, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की, जैसे कि अभी लास्ट हमने क्या देखा था, संविधान सभा के निर्माण से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखी थी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे संविधान सभा की, जिसमें कि कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको समझने चाहिए। जुलाई 1946 में इलेक्शन हुआ था, जुलाई 1946 में इलेक्शन हुआ था और इसकी पहली बैठक कब हुई थी, ये क्वेश्चन आ जाता है, पहली बैठक कब हुई थी इसकी, ये हुई थी दिसंबर 1946 में, ठीक है, दिसंबर 1946 में। उसके बाद क्या था, इंडिया और पाकिस्तान की जो संविधान सभा है वो डिफरेंट हो गई थी, है ना, बट मतलब ये चीज़ एक्सेप्ट हो गई थी कि अलग अलग देश बनेंगे तो फिर तो दोनों देश को अपने संविधान के निर्माण के लिए काम करना ही था। तो हमारे पास इसके बाद क्या हो गई, 2 संविधान सभा हो गई। क्या हुई, 2 संविधान सभा, एक पाकिस्तान के लिए और एक भारत के लिए।
तो इंडिया की अगर हम बात करें, अगर हम भारत की बात करें, तो इसमें टोटल संविधान सभा की जो बैठकें होती थी उसमें जो मेंबर होने थे वो कितने होने थे? 299 मेंबर्स होने थे। अब इसके अलावा हम देखेंगे कि दिसंबर 1946 से लेकर के नवंबर 1949 तक देश का जो संविधान है वो बन चुका था, ठीक है, पूरे तरीके से, यानी जो काम है वो खत्म हो चुका था। और फाइनली जो हमारा संविधान है वो लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950। अब यहाँ पर हम आगे बात करेंगे संविधान को क्यों मानते हैं, यानी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसने देश की मौलिक बातों पर ध्यान दिया, मतलब कि हवा में बातें नहीं कर रहे हैं हम जो ग्रास रूट लेवल पे लोगों को समस्या है उससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके निपटारे से रिलेटेड ही संविधान में नियम कानून बना रहे हैं ताकि आगे जो लोग हैं वो बिल्कुल सही तरीके से रह सके। तो मौलिक बातों को इसमें शामिल किया गया है संविधान में, इसलिए हम संविधान को मानते हैं। अब संविधान सभा की बात करें तो यहाँ पर भारत ने डायरेक्ट ऐसे इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो लोगों की भारत में, मैं लिख देती हूँ, भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व किया। किसने? संविधान सभा ने, ठीक है। संविधान सभा जो थी, समझिए कि संविधान सभा में जो लोग आए थे, जो प्रतिनिधि आए थे, वो हमारे द्वारा ही तो आए थे, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लेकर गए हैं। तो संविधान सभा जो है वो ऐसे डिसीजन लेगी, ऐसे चीज़ें बनाएगी ये समझकर जैसे हम ही लोग हैं, ठीक है। चर्चा देखिए, चर्चा इसमें कब तक हुई? 3 सालों में लगभग 114 दिन में गंभीर चर्चा हुई चीज़ों को लेकर, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए, और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड भी हुई थी और पब्लिश भी की गई थी, ठीक है। कितने? 12 खंडों में इनको पब्लिश किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो डिबेट हुए थे उनको 12 खंडों में प्रकाशित भी किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं संविधान के बुनियादी मूल्य। इसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी जो थे वो इसके मेंबर नहीं थे इस सभा के, हालांकि बहुत सारे इन्होंने चीज़ें मेंशन की थी और कुछ एडवाइस भी दी थी, लेकिन ये संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। उनकी पत्रिका 1931 में उनकी एक पत्रिका थी महात्मा गांधी की जिसका नाम था यंग इंडिया। इसका नाम क्या था? यंग इंडिया। इसमें इन्होंने भेदभाव रहित, इसमें इन्होंने बात की है कि भेदभाव जो है वो बिल्कुल खत्म होना चाहिए। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के विचार जो थे वो हमेशा क्लैश की सिचुएशन में ही बने रहते थे, तो भेदभाव खत्म करने की बात करी, लेकिन उनके तरीके अलग थे। तो भीमराव अंबेडकर के तरीके अलग थे, तो इनमें हमेशा क्लैशेस और कॉन्फ्लिक्ट ही देखने को मिले इनकी विचारधाराओं में। और हम कह सकते हैं कि 14 अगस्त की मध्य रात्रि को क्या हुआ? पार्टीशन पॉसिबल हो पाया। संविधान के दर्शन की अगर हम बात करें तो संविधान के दर्शन हमें कहाँ होते हैं? सबसे पहले संविधान को समझने की अगर कोशिश करें तो उसकी प्रस्तावना को देखना ज़रूरी है, ठीक है। उसकी प्रस्तावना को देखना ज़रूरी है, और इसी को क्या कहा जाता है? उद्देशिका। इसकी प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है। और इसी में जितने भी बुनियादी मूल्य हैं जो संविधान के अंदर मेंशन है बड़े लेवल पे, वो सब इस प्रस्तावना में शॉर्ट करके लिखे हुए हैं। तो किसी भी देश की प्रस्तावना या उद्देशिका को देख के आप पता लगा सकते हैं कि अंदर जो संविधान है वो किस टाइप का होगा। जैसे कि ये रहा संयुक्त राज्य, मोस्टली जो प्रस्तावना है वो अमेरिका की प्रस्तावना से मैच होती हुई ही होती है सबकी, क्योंकि बहुत सही तरीके से लिखी गई है। संयुक्त राज्य के यानी हम सभी लोग, कुछ ऐसे शुरू हुए थे, और हमारे देश में भी ऐसे, हम भारत के लोग अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांति बनाने, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका की प्रस्तावना की बात करें तो हम दक्षिण अफ्रीका के लोग, ऐसे ही भारत में भी है। देखिए इतिहास की बात हुई, इतिहास में जो चीज़ें हुई उसको एक्सेप्ट करना है, और जो लोगों ने झेला है वो चीज़ दोबारा ना हो, ऐसे काम करना है, और भविष्य में भी अच्छे से सबके साथ चलना है, सबके साथ बना के रखनी है, ये वाली बात थी यहाँ पर। तो संविधान का प्रचलन में आना, संविधान में प्रचलन में आना का मतलब क्या है यहाँ पर? जैसे कि कोई भी संविधान है, किसी भी कंट्री में जैसे संविधान बनता है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है? तो यहाँ पर 2 कारण को मेंशन किया गया है। पहला जो रीज़न है वो है उस जगह का इतिहास, ठीक है।
इतिहास में क्या क्या चीज़ें मेंशन हुई हैं, कोई देश है वहाँ वो पहले गुलाम रहा है या फिर सब कुछ नॉर्मल था, उनको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी, ये चीज़ हुई है। तो इस चीज़ के ऊपर देखिए, जैसे अगर हम पहला टाइप देखें तो ये था सेम, हमारा दोनों का एक ही चीज़ थी, अस्तित्व, जो मैंने इतिहास की बात करी है। संविधान की एग्जिस्टेंस कैसे स्टार्ट हुई, जैसे कि हमारा क्या रहा है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन हमारी पृष्ठभूमि रही है। हमारे पूरे के पूरे संविधान में राष्ट्रीय आंदोलन के तहत जो जो चीज़ें लोगों ने फेस करी है उसको बेस बनाया गया और फिर उसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नियम रख दिए बनाकर, ठीक है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए पता नहीं कितने सारे तो जो कॉन्स्टिट्यूशन थे अलग अलग कंट्री के, उनको रीड किया गया, उसमें जो जो अच्छा मिला वो निकाला। इसके अलावा भारत शासन अधिनियम हमारा जो 1935 में आया था, उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तो वहीं से ही मेंशन की गई है ना, एज इट इज़ ही उठा कर रख दी गई हैं। लेकिन वो सभी चीज़ें जो सरकार को लगा था कि सही है। तो भारत की सिचुएशन ऐसी थी, और अगर मैं नाम बोलूँ तो भारत में भी यही हालात थे, साउथ अफ्रीका में भी और अमेरिका में भी सभी उपनिवेश थे किसी कंट्री के, और उपनिवेशिकवादी व्यवस्था को तोड़ने के बाद इन्होंने संविधान बनाने का डिसीजन लिया। तो उसमें सारी ऐसी चीज़ों को ऐड किया जो कि आने वाले टाइम में कभी भी उपनिवेशम ना बने, ऐसी सिचुएशन हो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह यानी लोगों से डिसीजन पूछ लिया गया, यानी संविधान बना लिया सरकार ने, ठीक है, संविधान बना लिया सरकार ने, और फिर बाद में लोगों से पूछा जा रहा है कि आप भाई ये बताइए कि ये जो चीज़ें मेंशन है ये सही है या नहीं है, हाँ या नहीं में बताइए, ठीक है। यानी पक्ष या विपक्ष में बताइए। ऐसा नहीं है जैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, जो हालात उस वक्त रहे थे, लोगों का पार्टिसिपेशन जो रहा था वो नहीं, संविधान बन चुका है, हमने संविधान बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, और उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था संविधान को पक्ष में या विपक्ष में कि बन चुका है, अब आपको सिर्फ देखना है कि सही है नहीं है, ठीक है। यहाँ पर स्लाइड को इरेज करके एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर देखिए, संविधान में कुछ और कमेटियां भी थी जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। आपको पता है ना कि 2 संविधान सभाएं बनी थी, तो 26 नवंबर 1949 में टोटल मेंबर हमारे पास कितने थे, 284, ठीक है। पहले कितने थे, 299, लेकिन संविधान सभा क्योंकि अब डिवाइड हो गई है, दूसरे में चले गई पाकिस्तान वाले में, तो जो मेंबर थे वो वहीं चले गए, तो 284 फिर फिलहाल मेंबर रह गए थे। और ये ही मेंबर प्रेजेंट भी थे जिस वक्त संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे, यानी सिग्नेचर हुए थे। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें भी थी। कांग्रेस जो है उसके लगभग 82% सीट्स थे, आप ये कह सकते हैं, यानी इतने लोग थे, 82% लोग इस संविधान सभा में कांग्रेस से थे। 8 जो है वो मुख्य कमेटियां थी, ठीक है, 8 मुख्य कमेटी थी, ये भी ध्यान रखना है। और इन कमेटीज़ के बारे में आपसे पूछा भी जा सकता है कि भाई जो कौन सी पर्टिकुलर कमेटी थी वो कौन से, उसकी अध्यक्षता या फिर उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो जल्दी से बताइए, अभी इसी वक्त जब आप वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से बोलिए, संविधान बनने में कितना टाइम लगा था, मेरे से पहले बोलिए, ठीक है। आपका आंसर बिल्कुल सही है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है, 2, 11, 18, 2। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि संविधान में जो प्रावधान है अलग अलग तरीके के, वो कौन से कंट्री से लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट सभी हैं। ब्रिटिश संविधान से लिया गया है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, ठीक है, सबसे ज़्यादा मत जिसको मिलेंगे उसका चुनाव होगा, यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। सरकार का संसदीय रूप, इसके अलावा कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका, इसके अलावा कानून निर्माण की विधि। नेक्स्ट है आयरलैंड से कौन कौन से अधिकार, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुत बार ये क्वेश्चन कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये कौन से कंट्री के संविधान से लिए गए हैं। तो ये जो नारा था फ्रांस का, वहाँ से लिए गए हैं। नेक्स्ट है अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। कनाडा के संविधान से लिया गया है एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, यानी सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था। हमने बात की थी ना सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट, इसके बाद स्टेट लेवल पर, उसके बाद फिर लोकल लेवल पे गवर्नमेंट, यानी आपकी जो पंचायती राज व्यवस्था वगैरह ये सब है। तो ये हमने कनाडा से अडॉप्ट किया था।
अवशिष्ट शक्तियों का जो सिद्धांत है वो भी हमने कनाडा से ही लिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं टॉपिक्स जो कि यहाँ पर मेंशन किए गए। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जैसे राष्ट्रपति वगैरह के लिए, तो यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट है, फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। कोई बात हो तो कमेंट सेक्शन में, कुछ इंपॉर्टेंट पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।